चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है, एड्स। ठीक है, एड्स क्या है? अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, हर चीज का अपना एक मतलब है। एक्वायर्ड मतलब है कि दिस इज एक्वायर्ड बाय यू, दिस डिजीज इज एक्वायर्ड बाय यू ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, यानी कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक से दूसरे में फैलती है। ठीक, इम्यूनो इज, इट इज रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम, कि हमारे ये इम्यून सिस्टम को वीकन करने वाली बीमारी है। डेफिशिएंसी, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें किसी तरीके की डेफिशिएंसी आ जाती है, किसी तरीके की कमी आ जाती है, और इस कमी की वजह से ये एक इकलौती नहीं डिजीज है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कोई एक सिम्टम नहीं है इस बीमारी का, कि अगर जुकाम हो गया तो सिर्फ नाक बह रही है, या टाइफाइड हो गया तो सिर्फ बुखार आ रहा है। ये हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को जनरली वीकन कर देता है, जिसकी वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं जो छोटी छोटी, जिसको हमारी बॉडी नॉर्मली भी आसानी से क्या बोलते हैं, कंपनसेट कर लेती, मार देती है उसके पैथोजन को, उसको भी हमारी बॉडी मार पाने में जो है वो इनकेपेबल हो जाती है। तो इसीलिए एड्स जो है खुद में कोई बीमारी नहीं कॉज कर रहा कि खुद मार रहा हो, बल्कि क्या कर रहा है, अच्छा एक तो हमारे सेल्स को मारता भी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके सेल्स को मारता है, प्लस उस इम्यून सिस्टम के मारने की वजह से ये बिल्कुल वैसे है जैसे बाहर से कोई आता है और हमारी आर्मी के अंदर घुस के हमारी आर्मी को मार देता है। तो उससे क्या हुआ, एक तो हमारा दूसरों के लिए प्रोटेक्शन, जो बाहर से एनिमीज थे उनके लिए प्रोटेक्शन खत्म हो गया, साथ में वो हमारे सेल्स को भी मार रहा है, उसने हमारे आदमियों को भी मारा, साथ में हमको इतना कमजोर कर दिया कि बाहर से दूसरा भी कोई और आके हमको आसानी से मार के जा सकता है। ठीक है, वहां ये एड्स है, कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, यानी बच्चे में पैदा होने से ही कोई कमी हो, तो ऐसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। एड्स अगर देखा जाए तो पहली बार रिपोर्ट हुआ था 1981 में, तो लगा सकते हो आज से 1 सेंचुरी से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, लगभग 1.5 सेंचुरी पहले जो HIV है फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम रिपोर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि पहली बार ये बना ही तब था, ये हमने पहचान में पहली बार आया ये 1981 में, और उसके बाद से तो लगभग मेरे ख्याल से कोई भी शायद ही ऐसा देश बच रहा होगा जहाँ पे एड्स जो है वो अब स्प्रेड नहीं कर चुका है, और एड्स की वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं। एड्स जो है इसका अगर पॉजिटिव, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी होगा, वो है एक रेट्रोवायरस जिसे हम HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV। HIV जो है वो एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का क्या मतलब हुआ, रेट्रो मतलब होता है पुराना, या रिवर्स बैक में जाओ, तुम अपनी हिस्ट्री को जो है वो रिवाइंड करो। अगर तुम लोगों को सेंट्रल डॉगमा याद है तो सेंट्रल डॉगमा कहता है कि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है, यही कहता है सेंट्रल डॉगमा, यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले अपने RNA से DNA बनाना पड़ता है, फिर RNA बनाना पड़ता है, और फिर प्रोटीन बनता है उनका कहीं जाके, यानी डायरेक्टली वो RNA से प्रोटीन नहीं बना सकते। वो RNA जो उनके जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट है उसको वो प्रोटीन बनाने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और क्योंकि ये रिवाइंड कर रहे हैं अपनी चीज को, बैक टू हिस्ट्री जा रहे हैं, इसीलिए इनको रेट्रोवायरसेस कहा जाता है। ठीक है, तो HIV जो है वो क्या है, एक रेट्रोवायरस है। अब इसके अंदर देखा जाए तो बहुत सिंपल सी चीज होती है, एक एनवेलप होता है और अंदर ये जीनोम पड़ा होता है, न्यूक्लियस जैसा कुछ अलग से नहीं होता। ठीक है, बाहर का एक एनवेलप होगा, इसका फोटो अगर तुम देखोगे तो मेरे ख्याल से ऐसा हेक्सागोनल शेप दिखा देते हैं, मैं तुम्हें एक बार शेयर कर देती हूँ गूगल में से सर्च करके। ठीक है, HIV
वायरस स्ट्रक्चर। कहाँ गया मेरा जूम? इसको शेयर कर देती हूँ मैं तुम्हें स्क्रीन, ठीक है। ये देखो HIV का स्ट्रक्चर। ये सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं सिंपली कुछ खास नहीं है, एक एनवेलप है, ये गोल सा एनवेलप है जिसपे बहुत सारे बाहर एंटीजेंस लगे हुए हैं और अंदर जो है वो RNA एज ए मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं जो कि अंदर पड़े हुए हैं, जिनका काम है जब भी उनको मिलता है कुछ काम करने के लिए तो वो काम करते हैं, ठीक है। ये देखो तुम स्क्रीन दिख रही है ना, मेरे ख्याल से सबको दिख रही होगी। हाँ, तो ये जो हेलिकली कॉइल्ड जैसा है ये इसका RNA है। दिख रहा है SsRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जो ब्लू कलर का सेंटर में दो हेलिकली कॉइल्ड दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों जो हैं इसके RNA हैं। तो पूरे सेल के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ इसके प्रोटीन्स हैं, एक इसका सेल एनवेलप है और एक इसका RNA है, और जिसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जिसमें प्रोटीएज आ जाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसको बहुत जरूरी है, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कि क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने देखा इन्फेक्शियस डिजीज है तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कुछ होगा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमने देख लिया, कॉज हमने देख लिया कि ये HIV की वजह से होता है। तो किसी का HIV पॉजिटिव होना और किसी का एड्स होना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में HIV जो है वो एंटर कर चुका है, ठीक, उसको कहा जाएगा कि वो HIV पॉजिटिव है। लेकिन जब तक ये HIV उसके इम्यून सिस्टम के अंदर एंटर करके उसको वीक करना शुरू नहीं करता, तब तक हम उसे एड्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। एड्स तब बोलेंगे जब उसके इम्यून सिस्टम को एंटर करके वो वीक करना शुरू कर देता है, ठीक है, तब बोलेंगे कि उसको एड्स हो गया है। तो दोनों चीजों में टर्म्स में फर्क समझ में आना चाहिए कि HIV पॉजिटिव होने का मतलब क्या है और एड्स होने का मतलब क्या है। HIV पॉजिटिव होना जो है वो एक नेसेसिटी है, अगर एड्स करवाना है किसी को, अगर हम चाहते हैं कि किसी को एड्स हो तो उसके अंदर HIV सबसे पहले तुम्हें एंटर कराना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत बार हो सकता है कि इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, कि एड्स के सिम्टम्स दिखाई दें उसमें, और HIV से इन्फेक्शन हो उसमें, ये टाइम लैग बहुत लंबा भी हो सकता है, कई बार 5 से 10 सालों का टाइम भी ले सकता है वायरस। यानी कि वायरस एंटर तो कर गया लेकिन 5 साल तक ऐसी बॉडी में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 5 से 10 साल का लैग पीरियड भी हो सकता है, फ्यू मंथ्स का भी हो सकता है और मैनी ईयर्स का भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि कैसे ट्रांसमिट होता है। तो फिजिकल कांटेक्ट, नॉर्मल जो हाथ टच करना है, इन चीजों से एड्स नहीं फैलता, यानी HIV ट्रांसफर नहीं होता। तो किन चीजों से होता है? इट गोज थ्रू फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट में क्योंकि जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके इंटीमेट रीजन्स जो हैं बहुत क्या बोलते हैं, इंटीमेट रीजन्स जो हैं बहुत क्लोजनेस में आते हैं, जिसकी वजह से ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा, और एक रीजन होता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, क्योंकि जो दोनों के बॉडी के फ्लूइड्स हैं, जैसे फीमेल में जो विजाइनल फ्लूइड है और जो मेल है उसके अंदर जो सेमाइनल फ्लूइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल फ्लूइड ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, मैं तो भूल ही गई। अरे जो मेल में स्पर्म कैरिंग लिक्विड होता है, हाँ सीमेन बोलते हैं, यस सीमेन, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था, ठीक है।
तो क्योंकि दोनों के बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो बॉडी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, इसकी वजह से जो एचआईवी है वो ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में। तो पहली चीज। दूसरा, ब्लड कांटेक्ट। अगर किन्हीं दो लोगों का ब्लड आपस में कांटेक्ट में आता है और उनमें से कोई एक एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसमें ब्लड कांटेक्ट होने की वजह से, ब्लड कांटेक्ट या ब्लड के प्रोडक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से जो एचआईवी है वो ट्रांसमिट हो सकता है। फिर ये दूसरा था हमारा। तीसरा है, अगर किसी तरीके की नीडल्स शेयर की जाती है। नीडल्स भी शेयर करने का मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली, क्योंकि वो ब्लड के साथ कांटेक्ट में आती हैं, इसीलिए नीडल्स जो हैं वो भी एक तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन बन जाती हैं। और चौथा हमारे पास आता है, अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उससे उसके बच्चे को हो सकता है, वो भी सिर्फ प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग जिनको एचआईवी एड्स होने का ज्यादा इन्फेक्शन है वो कौन है? जिनको मल्टीपल पार्टनर्स हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं वो मल्टीपल्स हैं। अगर ऐसा है तो उस केस में जो एड्स है वो ज्यादा हो सकता है। कि सपोज करो ए है और इसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। इनमें से किसी भी एक को, अब सपोज करो मैं कहती हूँ डी इज एचआईवी इन्फेक्टेड, तो उसकी वजह से डी से ए में, ए से ई, एफ, बी, सी, इन सभी के अंदर जो बीमारी है वो फैल सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, जो ड्रग अब्यूज करते हैं थ्रू इंजेक्शंस। ठीक है, अगर इंजेक्शंस लेते हैं, वो अपनी नीडल्स जो हैं उसको शेयर करते हैं, तो उन केसेस में भी जो है एचआईवी एड्स फैलने का खतरा होता है। या फिर कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, इंडिविजुअल, जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोगों ने एक बीमारी देखी थी, कौन सी थी वो, जिसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, याद आई? बनना कम हो जाता है, कौन सी थी? सीकल सेल एनीमिया के साथ हम उसका अक्सर कंपैरिजन करते हैं, याद करो। चैप्टर 5 लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? थैलेसीमिया, याद आया? थैलेसीमिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें बच्चे को बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उस टाइम पे अगर केयर ना करी जाए, सब कुछ अच्छे से चेक करके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ना की जाए, तो उन केसेस में भी कई बार लोगों को रिस्क हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया कि भाई ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है और फिर फंक्शन कैसे करता है। इसके लिए हम एनसीईआरटी का ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखेंगे, यही काम करता है तुम्हारी बुक में, और पेपर में भी कई बार यही पूछा जाता है। एज इट इज डायग्राम बना के तुम्हें कई बार लेबलिंग भी पूछी जा सकती है, या फिर डायग्राम देके इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी पूछा जा सकता है क्या? ये रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। एक रेट्रोवायरस जो है, जैसे कि एचआईवी है, वो किसी भी ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करके किस तरीके से उसको बर्बाद करता है, उसको बर्स्ट आउट कर देता है, उसको खत्म कर देता है, ये उसकी पूरी कहानी बताई हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस में एक वायरल कोड प्रोटीन है और वायरल आरएनए है। यही दो चीजें होती हैं जो एक्चुअली मेंशन करने की, आरएनए है और उसको एक प्रोटीन ने कवर करके रखा है, कोट ने। अब सबसे पहले इन्फेक्शन आता है कि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन था, उसके थ्रू ये किसी और जो बी इंडिविजुअल है उसके अंदर ये एंटर करता है। ठीक है, ये हमारा एनिमल सेल बनाया हुआ है, जो ह्यूमन सेल है या कोई और एनिमल सेल है, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड रेप्लिकेशन की वो दिखाई हुई है, स्कीम दिखाई हुई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एचआईवी स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे ह्यूमन सेल स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, एक एनिमल सेल लिखा हुआ है। तो एक बार ये एंटर करता है। अब अगर तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जब न्यूमोनिया वाला, हर्शी एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके अंदर प्रोटीन कोड जो है वो वायरस के अंदर नहीं जाती, सिर्फ उसका जेनेटिक मटीरियल अंदर जाता है। ठीक है, तो जो वायरल डीएनए वो अंदर जाता है, एंटर कर गया। वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड, तो सबसे पहले वायरल आरएनए था, जो वायरस का आरएनए था वो एंटर कर गया। उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के अपने एंजाइम के थ्रू वायरल डीएनए बनाया। ठीक है,
आरएनए से डीएनए बन गया। अब ये डीएनए जो है वो क्या करेगा, ये खुद में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, मेरा जो सेल था, मेरे सेल का एक न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, उस डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, ये होस्ट के जीनोम के अंदर एंटर कर जाता है। जब जब ये सेल मल्टीप्लाई करेगा, ये साथ में इसका जीनोम बनाएगा। तो न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब ये सेल इन्फेक्टेड हो गया और अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास इसी के जीनोम के अंदर इसका डीएनए भी घुस गया, तो ये इसी की कॉपीज बनाई जाएगा। न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। अब इसके अंदर ये जो इसका डीएनए उसके अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन है, इसका आरएनए बनाने की इन्फॉर्मेशन भी है और इसका प्रोटीन कोड बनाने की इन्फॉर्मेशन भी है। यानी कि अब ये बार बार क्या करेगा, प्रोटीन कोड बनाएगा, आरएनए बनाएगा, दोनों को कंबाइन करेगा और नए नए वायरसेस बनाता जाएगा। नए नए वायरसेस एक बार प्रोड्यूस हो गए, फिर ये सेल बर्स्ट करेगा और नए वायरसेस जो हैं वो दूसरे सेल्स को जाके इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये एक रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन है कि किस तरीके से एक रेट्रोवायरस इन्फेक्शन से लेके जो एक सेल है उसमें एंट्री लेता है और एंट्री लेने के बाद वापस से रेप्लिकेट करके नए नए सेल्स को और भी ज्यादा इन्फेक्ट करता है। नोट, infected cell can survive while viruses are being replicated and released. इन्फेक्टेड सेल जो है जरूरी नहीं है सिर्फ बर्स्ट होगा तभी इसमें से निकले, ये जो आरएनए ये वायरसेस हैं ये बिना इसके बर्स्ट हुए भी बाहर निकल सकते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली तब भी ये जो नया नया वायरस है वो बनाता रहेगा। ठीक है, तो इन्फेक्टेड सेल खुद भी सर्वाइव कर रहा है और नए नए वायरसेस जो है उनको भी बना के निकाले जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में, ये तो था एक जनरल रेट्रोवायरस के केस में क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एचआईवी के केस में क्या होता है। एक बार बॉडी के अंदर ये एचआईवी एंटर कर जाता है, ये बॉडी के अंदर एंटर करके किसी को टारगेट बनाएगा, जैसे टाइफाइड जाके लिवर के सेल्स को टारगेट बनाता है, मलेरिया जो है वो ब्लड सेल्स को टारगेट बनाता है, लिवर सेल्स को टारगेट बनाता है। तो एचआईवी जो है वो सबसे पहले मैक्रोफाजेस जो हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनको जाके टारगेट करता है। ठीक है, मैक्रोफाजेस के अंदर ये एंटर कर जाता है, यानी हमारे जो वो एनिमल सेल दिखाया हुआ था वो हमारा मैक्रोफाज है, जहाँ पे जाके ये आरएनए मल्टीप्लाई करता है और नए नए आरएनए जो हैं वो बनते जाते हैं। तो ये क्या हो गया, मैक्रोफाज जो है वो एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करने लगता है कि नए नए वायरसेस जो है ये बनाए जा रहा है। ठीक है, एक बार ये यहाँ से नए नए बनते गए, उसके अलावा क्या करता है, जो एचआईवी है ये मैक्रोफाजेस में तो एंटर करेगा ही, जो यहाँ से नए नए बने जा रहे हैं ये सब जाके जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दो तरीके के हैं, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई। टी लिम्फोसाइट्स एक होते हैं किलर सेल्स और एक होते हैं हेल्पर सेल्स। ठीक है, किलर सेल्स किल करते हैं और हेल्पर जो है इनको किलर वालों को हेल्प करते हैं। ये जो एचआईवी है ये क्या करता है, ये हमारे जो हेल्पर सेल्स हैं उनके अंदर एंटर कर जाता है, रेप्लिकेट करता है, नए नए वायरसेस बनाता जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं वो धीरे धीरे अटैक हुए जा रहे हैं, तो वो नए नए वायरसेस भी बनाते जा रहे हैं और वायरसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सेल जो है वो बर्स्ट भी हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे हमारे ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं इनका नंबर डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएंगे और क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लग जाएगा। ठीक, अब वीक होने लग जाएगा तो नॉर्मली फीवर सबको होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो, साथ में डायरिया जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी एवं ही लड़ लेती है जिस चीज से, डायरिया है या छोटी मोटी और इन्फेक्शन से, स्टमक का कोई इन्फेक्शन हो गया, माउथ का इन्फेक्शन हो गया, वो सब इन्फेक्शन भी हमें आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली अगर वैसे होता तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन क्योंकि अब हमारी जो आर्मी है वो ही इतनी वीक पड़ गई है कि छोटे मोटे दुश्मन जो हैं वो भी अपने आप को शेर समझने लग जाते हैं और वो एक्चुअली शेर हो जाते हैं,
क्योंकि हमारी लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और मलेरिया है या जुकाम, खांसी, इनसे भी लोग मरने लग जाते हैं। इनका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग उससे भी नहीं लड़ पाते। ठीक है, तो इस तरीके से एड्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इसका डायग्नोसिस देखा जाए तो किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, तो डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसको एलाइजा बोला जाता है। एलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ज़ोर्बेंट एसे। एसे ये वो वाला एसे नहीं है, ठीक है। यहाँ जो एसे इसका अलग मतलब है। एंजाइम तुम्हें पता है कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिएक्शंस को फास्ट अप करते हैं, तो एक एंजाइम हम लोग इसमें यूज करेंगे, इसीलिए एंजाइम का नाम आया। लिंक्ड, एंजाइम से लिंक्ड है, ठीक है। जो भी हम केमिकल यूज कर रहे हैं उस पे एक एंजाइम को लिंक करके हम करते हैं। इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। और ये एसे जो है एक होता है, एसे का मतलब होता है ए सीरीज ऑफ टेक्निक्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर्स, काफी सारे प्रोसीजर जो है वो एक सीक्वेंस में करते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग ऐसे कहते हैं। जॉर्बेंट का मेरे को भी याद नहीं है, शायद ये कुछ एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड था। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि एलाइजा में एक्चुअली क्या करते हैं। एक कोई भी वेसल लेते हैं, ठीक है। वेसल इतना बड़ा नहीं होता ब्लड टेस्ट के लिए मुझे तुम्हें बड़ा करके दिखाना पड़ रहा है। क्या करते हैं, यहाँ पे HIV के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज जो हैं वो यहाँ पे टैग करके रखते हैं जो इनके पास है, ठीक। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, बाहर से जो ब्लड सैंपल है उसको डालते हैं। अब ब्लड सैंपल जो है उसके अंदर एंटीजन होगा, यानी अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उसके पास एंटीजन होगा, ये जो एंटीजन होते हैं, ठीक है। अगर HIV है तो वो क्या करेगा, आएगा और यहाँ आके इस पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। बाइंड करने के बाद हम एक और दूसरी एंटीबॉडी यूज करते हैं। जैसे ये मैंने यही बनाया हुआ है, ये वाला जो बनाया हुआ है, इसमें कोई एक एंटीजन नहीं है, इसमें मल्टीपल एंटीजन हैं। एक एंटीजन को ये आइडेंटिफाई कर लेती है एंटीबॉडी, और दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट हम एक और एंटीबॉडी बना के रखते हैं, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी हमने सेकेंडरी वाली यूज की हुई है, इस पे हम एक एंजाइम लगाते हैं, एंजाइम टैग करके रखते हैं। यानी कि हमने जो सेकेंड एंटीबॉडी डाली इस पे बाइंड करने के लिए, उसको हमने टैग किया हुआ है, ठीक है, एक एंजाइम के साथ में। हर उस पे हम लोग वॉशिंग चलाए रखते हैं। वॉशिंग का मतलब है, सबसे पहले ये चीज तो थी, ये सबसे पहले थी, लेकिन ये जो सेकंड स्टेप था, उसके बाद हम वॉशिंग कर देते हैं। ब्लड सैंपल डाला, ब्लड सैंपल डाला, किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है भाई। तो ये जो हम लोगों ने एंटीजन लिया, ये बाइंड कर गया इस पे, उसके बाद हम वॉश ऑफ कर देते हैं, ताकि अगर एंटीजन ना हो, सपोज करो हमने दो केस लिए हैं, एक ये है एक ये है, एक ए इंडिविजुअल है एक बी है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी थी, ठीक है। एंटीजन डाला, यहाँ से दोनों का ब्लड सैंपल डाला, इसमें भी डाला इसमें भी डाला, इसमें कोई एंटीजन नहीं था, यानी इसके पास HIV वायरस नहीं था। तो उस केस में क्या होगा, जब कोई वायरस ही नहीं है तो तुमने जैसे ही वॉश किया तो सारा सैंपल वैंपल हट गया, यहाँ पे वो सैंपल रह गया क्योंकि वो HIV है। फिर तुमने नेक्स्ट एंटीबॉडी डाली, ठीक है, यहाँ भी नेक्स्ट एंटीबॉडी डाली, फिर वॉशिंग कर दी। अब क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं तो ये बाइंड भी नहीं कर पाएगी, और वॉशिंग में ये सब निकल जाएगा, ये सब गायब हो जाएगा। ये वाला इससे बाइंड है, ठीक है, आपस में बाउंड है, ये चीजें केमिकली जुड़ चुके हैं, इनके बीच में बॉन्ड्स हैं, इसीलिए बाइंड रह जाएगा, और इसके साथ एंजाइम डला हुआ है। फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक सबस्ट्रेट डालेंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट, ये एंजाइम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट है जनरली हम लोग ऐसा लेते हैं जो कलर प्रोड्यूस करता हो। यानी कि लास्ट में जब फाइनली हमारे पास कलर अगर है तो इसका मतलब हमारा HIV एंटीजन प्रेजेंट है। अगर कलर नहीं है तो HIV नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। ये एलाइजा में करते हैं, तुम्हारी बुक में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है,
तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन याद भी नहीं करना है, बस मैं तुम्हारी एक इंफॉर्मेशन के लिए तुम लोगों को बता दे रही हूँ। अभी तक एड्स का ट्रीटमेंट जो है पार्शियली इफेक्टिव हुआ है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से, लेकिन वो किसी भी पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कितने 40-20 तक है, ये खत्म होने वाला है, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी प्रिवेंशन और कर ले रहे हैं कि एड्स का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, क्योंकि कोई क्योर नहीं है, तो प्रिवेंशन ही सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले मल्टीपल पार्टनर्स जो हैं वो अवॉइड किए जाएं, सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करा जाए, या फिर अननोन सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं वो अवॉइड किए जाएं। ठीक है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो होते हैं वो थरो चेकिंग के बाद ही प्रॉपर केयर के साथ किए जाएं, वैसे ना किए जाएं। अगर कोई मदर है जिसके पास है, जो HIV इन्फेक्टेड है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए उसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि यही कुछ चीजें हैं जब वो HIV जो है वो पास ऑन हो सकता है उसके बच्चे को। उसके अलावा जो नीडल्स से होता है तो हमेशा डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज करें, ठीक है, सिर्फ एक ही बार यूज करें, और स्टेराइल, स्टेराइल यानी जर्म फ्री होनी चाहिए जो भी नीडल्स यूज की जाती है। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से जो प्रिवेंशन है वो किया जा सकता है। बस यही है, हमारी कंट्री के अंदर कुछ NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों को एजुकेट करने के लिए काम करते हैं। NGOs जनरली बहुत सारे सोशल कॉजेज पे काम करते हैं, जिनमें से एड्स के ऊपर भी जो कुछ NGOs हैं वो बेस्ड होते हैं। NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये क्या है, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, क्योंकि अवेयरनेस के अलावा कोई और तरीका नहीं है HIV से बचने का। ठीक है, बस इसके साथ हमारा खत्म हो जाता है एड्स वाला जो पोर्शन है। कल परसों हम लोग कैंसर पढ़ेंगे, कैंसर ड्रग्स छोटा छोटा पोर्शन रह गया है, और उसके बाद हमारा बस एक मेन जो है वो कैंसर है, उसके बाद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज है। यही 2 टॉपिक्स हैं जो बाकी बचे हुए हैं।